Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and we are once again meeting on one of the biggest YouTube platform for UPSC Civil Service Preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है अनअकैडमी की स्टूडियो राइज के चैनल के ऊपर, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑन द वेरियस टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। मी अलॉन्ग विथ माई टीम जो आपके लिए डेली बेहतरीन टॉपिक्स को लेके आ रही है, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, बीट ज्योग्राफी, बीट अदर सब्जेक्ट्स, और किस तरह से उसको अप्रोच किया जा सकता है, हाउ द करंट अफेयर शुड बी टैकल्ड। उसी के लिए आप सबके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट टॉपिक हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज को। एनसीईआरटी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द एनसीईआरटी टॉपिक्स। एंड जब एनसीईआरटी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी हमने शुरू की थी, और स्टैंडर्ड 7th की एनसीईआरटी में वी हैड डिस्कस वेरियस टॉपिक्स, बी इट द टॉपिक्स विच आर फ्रॉम द अर्ली मिडिवल इंडिया और टू द मिडिवल इंडिया। उसी के ही कंटिन्यूएशन में हम लोग आज द दिल्ली सुल्तान्स, जहाँ पे दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, उसी का ही कंटिन्यूएशन करेंगे। बट दो स्टूडेंट्स हमारे लिए जो नए नए जुड़े हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट अस, उनके बारे में थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डिस्कसिंग अबाउट। हमने एनसीईआरटी को शुरू किया था। जिन जिन लोग अभी अभी जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन सबका स्वागत है एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉइन ऑन द अनअकैडमी प्लस। बट मैं उनको कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आओ। आपने पुराने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरे बारे में जिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी बोल देता हूँ, मैं पिछले 6 साल से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है, इंक्लूडिंग मैंने स्टेट सर्विसेज की एग्जाम को भी क्लियर किया था एंड आई यूज्ड टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये भी एक हम कह सकते हैं कि एज ए टीचर हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। और जिन जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है उनको धीरे धीरे मेरा परिचय हो जाएगा, आप जैसे जैसे मेरे क्लासेस को अटेंड करोगे उस हिसाब से। मैं अनअकैडमी स्टूडियो राइज के चैनल के ऊपर तो पढ़ाता ही हूँ, मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर प्लस के ऊपर क्या पढ़ा रहे हो, तो मैं प्लस के ऊपर अभी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री कर रहा हूँ जो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज अराउंड 80 आवर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ। अराउंड 40 सेशंस आर देयर, 40 सेशंस ऑफ 2 आवर्स ईच, 2 घंटे का सेशन रह रहा है अभी, एंड आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है, अभी भी चालू है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और ये भी हम लोग इसके ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट जिनको डाउट था कि सर मेरा कोर्स चालू हो गया है, हाँ माय फ्रेंड, मेरा जो कोर्स है वो चालू हो गया है, आई वेलकम यू कि आप आओ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे कोर्सेज को अटेंड किया है प्लस के ऊपर, उनको पूछो कि व्हाट प्रतीक नायक टीचेस यू ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है? क्योंकि हम लोग है ना फालतू की टाइम पास के लिए नहीं जाने जाते हैं। वी आर नोन फॉर द प्रिसाइज कंटेंट एंड द एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो आपके दिमाग के अंदर हिस्टोरिकल जो है ना कंसेप्ट वो बिठा पाएगी, ठीक है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि टाइम पास वाला कोई भी सेशन नहीं कराता है। इवन ये स्टूडियो राइज के ऊपर भी जो चीजें हम लोग आपको बता रहे हैं, कोई भी हमारे एजुकेटर हो, कोई भी टीचर हो, वो फालतू की बकवास नहीं करते हैं। एट टाइम्स आपने ये ट्रोलिंग करते रहते हो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो आप लोग उससे परे हो जाओ। आप फोकस करिए अपनी स्टडीज के ऊपर कि क्या सिग्निफिकेंस है। दूसरा प्लस के ऊपर आपका सिग्निफिकेंस ये है कि आपके जितने भी मिस्ड आउट लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी आपको, आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हो। और मेरा कोर्स आपने ज्वाइन किया है जैसे, तो यू विल बी एबल टू विटनेस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कोर्स। मतलब ये है कि आपको ऑल सब्जेक्ट का एक्सेस मिल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का एक्सेस का मतलब ये हो रहा है कि यू विल बी एबल टू अटेंड all the other educators, you will be able to attend all the other educators जिनके क्लासेस वहाँ पे लाइव चल रहे हैं। तो वहाँ पे 80+ एजुकेटर्स है, there are more than 80+ एजुकेटर्स जिनके डेली लाइव क्लासेस वहाँ पे चलते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता होगा व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो आई सजेस्ट यू कि आप जुड़ो हमारे साथ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग आपके साथ है, मेंटरिंग करने के लिए आपके साथ है, आपको गाइड करने के लिए है, ठीक है? तो ये तो प्लस के बारे में है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो 40,000 रुपीज है। यूज माई कोड PN लाइव, याद रखिएगा मेरा कोड PN लाइव है, यूज करिए। इट विल कम बैक टू 36,000 रुपीज, इट विल कम टू 36,000 रुपीज। 2 ईयर्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसका 64,000 है। PN लाइव यूज करिएगा, अप्लाई करिएगा, इट विल कम टू 57,600, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों है, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी प्लस को लेके, ठीक है? तो फीस है, नॉमिनल फीस है, मैं कहूंगा कंपेयर टू द ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम्स
ये आप दोनों के दोनों चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको 1 साल का लेना है, मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम 1 ईयर का लीजिए, क्योंकि मेरे 1 साल तक तो कोर्सेज चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल, कितने सारे टॉपिक्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री, आप समझो कि 5-6 तो मैं हिस्ट्री के मॉड्यूल्स कराता हूँ वहां पे, ठीक है, और बहुत डिटेल में कराता हूँ। एनसीईआरटी यहाँ पे कराता था, आप समझो कि एंशियंट वहां पे क्या करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक स्कोप है, वहां पे मेरा इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, कमेंट्स को मैं लाइव रिप्लाई भी कर पाता हूँ। यहाँ पे तो कभी कभी क्या लाइव रिप्लाई नहीं कर पाते हम लोग, तो वो थोड़े बहुत प्लस माइनस तो स्ट्रक्चरल है ना कि आपको एडवांटेजेस वहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, बट ये वो कंपेरेटिवली टू द प्लस उसके जो मैं आपको कह सकता हूँ कि बेनिफिट्स आपको प्लस के ऊपर थोड़े ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। 40,000 आप यूज कीजिएगा, पीएन लाइव को यूज कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा ये कोड को, एंड इट विल कम बैक टू 36,000। ये दोनों का दोनों आपके लिए एडवांटेजेस होगा। तो आप डिसाइड कीजिए, सयाने बच्चे हैं, आपके लिए क्या एडवांटेजेस है और क्या नहीं है। हमने पिछले क्लास के अंदर शुरू कर दिया था मिडिवल इंडिया को, एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। मैंने आपको एज यूजुअल थीमेटिक वे के अंदर हिस्ट्री को समझाने की कोशिश की थी, और हमने मिडिवल इंडिया को जब पढ़ने की शुरुआत की थी, तो इन द मिडिवल इंडिया मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया था कि मिडिवल इंडिया की शुरुआत 750 ऑनवर्ड से होती है, और 750 से लेके 1000 तक का जो पीरियड है, जिसे हम लोग अर्ली मिडिवल कहते हैं, ये अर्ली मिडिवल इंडिया की खासियत ये थी कि इस दौरान ट्राई पार्टी स्ट्रगल चलता है, और ये जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल चलता है, इट विल बी द स्ट्रगल विच विल बी फॉर द कन्नौज। काफी स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर कन्नौज कहाँ पे आया, तो बेटा कन्नौज यूपी के अंदर आया हुआ जगह है, और यहाँ पे 3 डायनेस्टीज फाइट कर रही होती है। एक तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है जो साउथ इंडिया के अंदर रहा करती थी, दूसरी डायनेस्टी देखोगे तो पाल डायनेस्टी है जो बंगाल के अंदर थी, तीसरी डायनेस्टी आपको गुर्जर प्रतिहार मिलेगी जो राजस्थान के अंदर थी, ठीक है। तो इस तरह से ट्राईपार्टिट स्ट्रगल चलती है अप टिल द 1000 के दौरान ही आपके नीचे साउथ इंडिया में चोला एम्पायर हुआ करता था। ये चोला एम्पायर डाउन साउथ के अंदर था, और इसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था कि द चोला किंग्स जो साउथ के अंदर रहते थे, उन्होंने काफी बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए, इंक्लूडिंग गंगाईकोंडा चोलापुरम। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बता दिया है। 1000 ऑनवर्ड से थोड़ा आगे चले, और 1000 से लेके 1200 तक का जो पीरियड था वो राजपूत किंगडम्स का था। और मैंने आपको राजपूत किंगडम्स के बारे में भी बताया था कि किस तरह से डिफरेंट राजपूत किंगडम्स जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, तोमर, इस तरह की डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर आई, और करीबन 1200 के आसपास का पीरियड था। उस दौरान इंडिया के ऊपर कंटिन्यूसली फॉरेन इन्वेजन हुए। सबसे पहले फॉरेन इन्वेजन किसका हुआ, तो मैंने आपको बताया था गजनी का होता है, और गजनी जब इंडिया के ऊपर आया तो काफी लूटपाट मचा के गया, वो 1000 के आसपास आएगा। दूसरा फॉरेन इन्वेजन हुआ घोरी का, और घोरी ने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया, ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान, बोथ ऑफ द रूलर्स केम फ्रॉम अफगानिस्तान बाय द वे। और ये दोनों के दोनों जब अफगानिस्तान से आते हैं, जब अफगानिस्तान से आएंगे तो 1200 तक आते आते आपके राजपूत किंगडम्स की कमजोरी सामने आएगी। द राजपूत किंगडम्स विल बी वीकनिंग डाउन, एंड इट विल रिजल्ट इनटू कंडीशन विल बी एस्टेब्लिशिंग ऑफ द सुल्तान्स। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो दिल्ली के सुल्तान्स की शुरुआत हो गई। ये दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में मैंने 1200 से इसकी शुरुआत होती है, या 1206 से शुरुआत होता है, एंड 1206 से लेके 1526 तक हम लोग देखते हैं तो दिल्ली के सुल्तान्स की स्टोरी को देखते हैं। ये दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इनके जो मेन सोर्सेस थे उनमें एक आपको तवारीख मिलेगी। अब तवारीख क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि राइटिंग्स थे विच वॉज रिटन बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स, इट वॉज रिटन बाय डिफरेंट ऑथर्स, इट वॉज रिटन बाय मल्टीपल पर्सनैलिटीज हु यूज्ड टू सिट इन द कोर्ट ऑफ द किंग। तो ये तवारीख हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में हमको जानकारी देता है। उसके साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करो साइमल्टेनियसली इफ विल सी, तो तवारीख के साथ साथ आपको दूसरी पॉइंट दिल्ली के सुल्तान्स के अंदर जो सोर्स मिलता है वो मिलता है कॉइन्स का। और मैंने आपको बहुत सारे सुल्तान्स के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था जो इनके बारे में लिखेंगे, इंक्लूडिंग ये तवारीख लिखने वाले भी 2-3 लोग थे। एक तो मिन्हाज हुआ करते थे। मिन्हाज सिराज के बारे में मैंने आपको बताया था, दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी देते हैं। ये दिल्ली के सुल्तान्स की जब हम लोग बात करते हैं तो 5 डायनेस्टीज दिल्ली सुल्तान्स के रूप में एस्टेब्लिश करती है। सबसे पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज द स्लेव ऑफ घोरी, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा एज द किंग ऑफ लाहौर। और उस तरह से स्लेव डायनेस्टी पावर के ऊपर आई 1206 से लेके 1290 तक।
हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये स्लेव डायनेस्टी के दौरान किस प्रकार के पॉलिटिकल चेंजेस हुए, किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए और किस तरह के अलग अलग किंग्स का रोल था उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये स्लेव डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आई खिलजी डायनेस्टी, और आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे विद द खिलजी डायनेस्टी, विद द एडवांसमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी कमिंग टू द पावर। और खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक रहती है। ये खिलजी के बाद तीसरी आएगी तुगलक डायनेस्टी, और आज का हमारा जो सेशन है वो तुगलक डायनेस्टी के ऊपर भी फोकस करेगा, क्योंकि द तुगलक्स वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पावरफुल किंगडम्स इन द दिल्ली सल्तनत। और कहते हैं कि इन दोनों डायनेस्टीज ने दिल्ली का जो स्कोप है वो काफी बढ़ा दिया। इनिशियली आपकी जो स्लेव डायनेस्टी पावर के ऊपर थी, उस दौरान ये सुल्तान्स का पावर अगर आप देखोगे, पॉलिटिकल पावर की बात करो, से फॉर एग्जांपल दिस इज दिल्ली, तो दिल्ली के आजू बाजू में ही था। इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एरियाज अराउंड दिल्ली, दिस वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एरियाज ऑफ दिल्ली, बट बाय द पीरियड ऑफ द खिलजी एंड द तुगलक डायनेस्टी इनका एक्सपांशन होता है। अब ये एक्सपांशन कैसे हुआ उसको आज के क्लास के अंदर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तुगलक के बाद जो चौथी डायनेस्टी आई वो थी सैयद डायनेस्टी। ये सैयद कैसे आई वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और सैयद डायनेस्टी आती है 1414 से लेके 1451 तक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ डायनेस्टी विल बी द लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से लेके 1526 तक पावर के ऊपर रहेगी। इन द ईयर 1526 इब्राहिम लोधी विल बी डिफीटेड बाय बाबर। और जब इब्राहिम लोधी बाबर को हरा देता है, उसके बाद कंप्लीट डिक्लाइन इनका हो जाता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हाउ द डिफरेंट पॉलिटिकल and I would say the military changes took place during the period of the दिल्ली सल्तनत। आपको दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार के चेंजेस आए वो पहले तो पता होने चाहिए। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर शुरू किया था कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमको कौन जानकारी देता है, तो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जानकारी हमको तवारीख देती है। हमने वहां तक पढ़ा था कि दिल्ली के सुल्तान्स ने छोटे छोटे अपने किंगडम्स बनाए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना बनाया, इंक्लूडिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बनाया, जहां पे स्टेडियम आया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया था। आज के सेशन के अंदर हमको देखना यह है कि किस तरह से एक्सपांशन हुआ दिल्ली सल्तनत। तो हम लोग आज का जो सेशन है वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के दौरान किस तरह से दिल्ली सल्तनत का एक्सपांशन होता है, दिल्ली के जो राजा थे अपने आप को किस तरह से पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करते हैं, उसकी जानकारी देखेंगे। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरह से चौहान विल बी डिफीटेड बाय तोमर द मोहम्मद गोरी, उसको ऑलरेडी पढ़ लिया था। इंक्लूडिंग मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश भी की थी कि दिल्ली के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज कैसे पावर के ऊपर आई। ये अलग अलग डायनेस्टीज के अंदर ही हम लोग आज खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे, और खास करके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का एनसीईआरटी के सापेक्ष में क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट इन द एनसीईआरटी में उनके लिए क्या बताया गया है, आर्किटेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। तवारीख के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग रजिया के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश के बारे में भी बताया था कि इल्तुतमिश तक आते आते ये दिल्ली के सल्तनत की इतना डेवलपमेंट था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के दौरान पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे अब यहां से ही शुरू करेंगे, एंड हाउ द एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की खासियत ये थी कि उसको पहले तो गुजरात वाला रीजन कैप्चर करना था। क्यों गुजरात वाला रीजन कैप्चर करना था, तो आप समझने की कोशिश करो कि गुजरात के अंदर काफी पैसा है कि नहीं है। ट्रेडिशनली समुंदर किनारा है, बहुत सारा ट्रेड की पॉसिबिलिटी है, तो उसको पता था कि कैसे भी करके मैं ये वाला रीजन कैप्चर करूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ही थॉट ऑफ इन्वेडिंग गुजरात। इंक्लूडिंग उसको गुजरात जाना था तो सबसे पहले कहीं ना कहीं कोई स्टेट उसको रेजिस्ट करेगा, तो वो था आपका राजस्थान का स्टेट। क्यों राजस्थान का स्टेट, क्योंकि जो राजपूत मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताए थे, उनको पसंद नहीं आता था कि कोई बाहर का राजा उनके एरिया से पास ऑन होके जाए। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी विद द राजपूत किंगडम्स। और आप समझने की कोशिश करो कि ये जितने भी राजपूत किंगडम्स थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के समय तक आते आते बहुत ही बड़ी मात्रा में उसको रेजिस्ट किया था। और यही बड़ी मात्रा में जब रेजिस्ट किया जाता है तो चित्तौड़ की स्टोरी तो आपको पता ही है, रावल रतन सिंह करके जो राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि
एकदम बड़े लेवल के ऊपर रेजिस्ट किया था। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो डिफरेंट कैंपेन्स करता है, वो कैंपेन्स के अंदर ही विल मेक श्योर कि किस तरह से उसका जो पॉलिटिकल एक्सपांशन है उसको फुलफिल किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखिएगा कि वो साउथ के अंदर गया, उसने देवगिर नाम के रीजन को कैप्चर किया। अब देवगिर को कैप्चर करने का इंपॉर्टेंस क्या था कि इट वाज द गेटवे टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये डेक्कन वाले रीजन के अंदर आया करता था। और कहते हैं कि जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे कि वो चाहता था कि ये सब रीजन से उसको सब कुछ मिलता रहे। अब देखो प्रश्न ये आता है कि इतना बड़ा पॉलिटिकल एक्सपांशन करने के लिए आपको आर्मी चाहिए। ये आर्मी को आपको पैसा देना पड़ेगा। ये आर्मी को पैसा तभी आ पाएगा जब स्टेट को रेवेन्यू मिलती है, और ये रेवेन्यू ही इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, आपका जो कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम है उसको गवर्न करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। अब प्रश्न ये आया कि अलाउद्दीन खिलजी की ही खासियत थी कि उसने अपनी रेवेन्यू और अपनी आर्मी का अच्छा खासा यूज किया। अब आप देखने की कोशिश करो कि हमने जब दिल्ली के सल्तनत की बात की थी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो मैंने बताया था कि इल्तुतमिश करके जो राजा था उसके दौरान इतना ही एरिया रहता है। इल्तुतमिश के बाद अगर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि बलबन तक आते आते पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ। पॉलिटिकल एक्सपांशन होते होते अलाउद्दीन खिलजी तक आते आते आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफी बड़ी मात्रा में हो जाता है, और यहां से ही अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी के बाद दी दिल्ली सल्तनत एक्सपांडेड ग्रेटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, बट मोहम्मद बिन तुगलक कुड नॉट क्रिएट द इंपैक्ट लाइक अलाउद्दीन खिलजी। जो इंपैक्ट अलाउद्दीन खिलजी कर पाया वो इंपैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक नहीं कर पाता है। अब प्रश्न ये आया कि ऐसा क्यों? व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई अलाउद्दीन खिलजी का जो इंपैक्ट पड़ा वो तुगलक का नहीं पड़ता है। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि खिलजी के बाद ही आपकी तुगलक डायनेस्टी आएगी, तो जो इंपैक्ट अलाउद्दीन खिलजी का पड़ा वो तुगलक का नहीं पड़ा। उसके पीछे दोनों लंबे रीजंस है, बट एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्मर्स ऑफ हिज टाइम्स, और इसी के कारण वो अच्छी खासी आर्मी बना पाया। इनफैक्ट इट वाज द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओनली जब इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स कंटिन्यूसली चालू थे, और कहते हैं कि जब फॉरेन इन्वेजन्स चालू थे तो उस टाइम पे मंगोल्स का अटैक हुआ था जो सेंट्रल एशिया से आया करते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने ये मंगोल्स को भी रेजिस्ट किया था। ये सब चीजें दर्शाती है, ऑल दिस थिंग शोज दैट हाउ अलाउद्दीन खिलजी बिकॉज ऑफ द आर्मी and the revenue and the administrative reforms was able to establish and consolidate a very big empire when we see the case of Delhi Sultan। समझ में आया कि नहीं आया? अलाउद्दीन खिलजी की यही खासियत उसको एक मजबूत किंग के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी। अब आप समझने की कोशिश करो कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया के ऊपर बहुत सारे एरियाज को अटैक किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो उसी की ही लेगेसी मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान भी कंटिन्यू रहती है। अब मोहम्मद तुगलक कौन था? तो मैंने आपको बताया कि ही बिलोंग टू द तुगलक डायनेस्टी, जो खिलजी के बाद की डायनेस्टी के रूप में उभर के आई। अब प्रश्न ये आया कि इतना बड़ा पॉलिटिकल एक्सपांशन कैसे हुआ? तो यहां से ही आपको समझ में आता है कि कौटिल्य भी बहुत पहले अर्थशास्त्र के अंदर लिख के गया था। In the book called as अर्थशास्त्र, कौटिल्य had written, और कौटिल्य कहता है कोशमूलो दंड। कोशमूलो दंड का मतलब यह होता है कि if you want to develop a great empire, you need to have a great economy। कौटिल्य कहता है कि if you want a powerful kingdom, you need good source of income, and good source of income should be always from the revenue side, and the revenue should be diversified, and if you will diversify your revenue, this will create the basis of the income, and this will create the basis of the empire। Why? Because you will be able to pay off the salary of your army personals। and अलाउद्दीन खिलजी की खासियत ही यह है कि खिलजी अपनी मिलिट्री की बात करते हैं
तो खिलजी ने अपने मिलिट्री को कैश के अंदर सैलरी देना शुरू कर दिया। अब प्रश्न ये आता है कि मिलिट्री को कैश के अंदर सैलरी देना कोई छोटी मोटी बात थी नहीं, उस टाइम पे उतना बड़ा आपके पास सोर्स ऑफ इनकम रहना चाहिए। और इसी के कारण जब सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की खासियत ये थी कि उसको सोर्स ऑफ इनकम में सबसे ज्यादा इनकम कहीं से मिलती है तो वो लैंड से। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सुल्तान जिसने लैंड को क्लासिफाई किया और लैंड को मेजर करना शुरू किया, एंड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड द टैक्सेस वर कलेक्टेड, इट वाज पेड टू द मिलिट्री। और इस तरह से मिलिट्री रिफॉर्म्स के आधार के ऊपर, इस तरह से रेवेन्यू रिफॉर्म्स के आधार के ऊपर, इंक्लूडिंग अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि पैसा मुझे कहां से मिल सकता है, तो ट्रेड के द्वारा मिल सकता है। और ट्रेड के अंदर अगर कोई सबसे बड़ी एंटिटी है वो है मार्केट, और मार्केट के अंदर मैं अच्छी खासी टैक्स कमा सकता हूं। और इसी के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स भी किए। मार्केट के अंदर भी जब हम लोग बात करते हैं, मार्केट के अंदर भी जब हम लोग बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब हम लोग मार्केट रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो इन द मार्केट रिफॉर्म्स एज वेल अलाउद्दीन खिलजी restricted the prices of the commodity, he restricted the prices of the commodity। और ये सब चीजों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी मेड श्योर कि कंप्लीट कंट्रोल कर पाऊं अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के ऊपर। तो ये सब चीजों के ऊपर से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक्सपांड किया। अलाउद्दीन खिलजी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन्स चलाए। ये मिलिट्री कैंपेन्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसने जहां से अलग अलग चीजें कमाई थी, जैसे हॉर्स, जैसे एलिफेंट्स, जैसे स्लेव्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लेवरी सिस्टम। और एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखी गई है कि एक स्लेव का इंपॉर्टेंस क्या है। और बहुत सारे पर्शियन हिस्टोरियंस यहां तक कहते हैं कि आपका जो स्लेव है he should be given more I would say power than your son। आपके राजा के बेटे के ज्यादा आपके स्लेव को अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। ये सब चीजें भी हमको दर्शाती है कि किस तरह से आपकी मिडिवल इंडिया की जो पॉलिटी थी वो चलती है। और स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशंस, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एज एन इंस्टीट्यूशंस, आर्मी को रेगुलराइज करना एज एन इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीजें भी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान मिलती रहेगी। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग केस दिखाया गया है, वो है किस तरह से खिलजी और तुगलक डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था और किस तरह से उनका कंसोलिडेशन हुआ एज ए रूलर। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप देखने की कोशिश करो कि स्लेवरी सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ द मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश वाज द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी तक आते आते उसने भी स्लेव्स का यूज किया। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात की तरफ आक्रमण किया था तो मलिक काफूर करके उसका एक स्लेव था, अगर आपको याद होगा, मलिक काफूर करके एक जो स्लेव था उसी को ही अलाउद्दीन खिलजी इफ यू सी कि अपने गुलाम के तौर के ऊपर रखेगा और ये मलिक काफूर को एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी देता है। तो यू विल रियलाइज कि खिलजी तक आपकी स्लेवरी सिस्टम अच्छी खासी चलती थी। ये स्लेव्स को हम लोग अगर आप देखोगे तो बंदगाह के रूप में पहचानते हैं। ये भी चीज एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी कहती है कि स्लेव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द सन्स। एनसीईआरटी यहां तक कहती है कि द सुल्तान्स वर एडवाइज a slave whom one has brought up and promoted must be looked after for it and needs whole time and good luck to find a worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son। मतलब बेटा विद्रोह करेगा पर आपका गुलाम कभी विद्रोह नहीं करेगा। और इसी के कारण खिलजी के बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स जो थे वो अपने गुलामों के द्वारा भी चलते थे। इनफैक्ट जब मलिक काफूर को टेक ओवर किया गया, उसको गुलाम के रूप में खरीदा गया, यू विल रियलाइज कि मलिक काफूर विल बी डेप्यूटेड बाय खिलजी to conquer the southern part of the country। So that shows कि slavery system as an institution, slavery system which was used
टू कॉन्कर द डिफरेंट एरियाज। ये भी चीजें दर्शाती है कि अपनी आर्मी अपनी स्लेव्स को कैसे यूज करना था। जहां जहां नया नया एरिया को कैप्चर किया जाता था तो गवर्नर के रूप में, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सुल्तान गुलामों की अपॉइंटमेंट करता था। ये सब चीजों के आधार के ऊपर हम लोग इतना चीज कह सकते हैं कि द स्लेव्स ऑलवेज प्लीडेड रॉयल्टी, और आई वुड से ऑलवेज प्लीडेड लॉयल्टी टू द सुल्तान, और सुल्तान यूज्ड टू रिवॉर्ड द स्लेव्स विथ इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप समझने की कोशिश करो कि जब स्लेव्स को अपॉइंट किया जाता था इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि जब स्लेव को अपॉइंट करेंगे, जब कोई सुल्तान कोई गुलाम को अपॉइंट करता है एज एन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, इट विल लीड टू अ कंक्लूजन और इट विल लीड टू अ सिचुएशन जहां पे जो सुल्तान के फैमिली मेंबर्स थे वो लोग अपोज करेंगे और कहेंगे कि सर, हमारा जो बेटा है उसको आपने इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट ना करते हुए आपने एक स्लेव को अपॉइंट किया है, ये चीज अच्छी नहीं है। एंड दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन जहां पे जो स्लेव्स थे वो लोग भी कहेंगे कि मैं तो अपने सुल्तान के प्रति वफादार रहूंगा, आई विल ऑलवेज बी लॉयल टू माई सुल्तान, बट आई विल नॉट बी लॉयल टू दी सक्सेसर्स ऑफ द सुल्तान। मतलब क्या है? जैसे कि आप समझने की कोशिश करो कि से फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जब स्लेव के रूप में अपॉइंट किया है, तो मलिक काफूर विल ऑलवेज बी लॉयल टुवर्ड्स अलाउद्दीन खिलजी, बट अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो नेक्स्ट किंग आएगा, शायद हो सकता है कि आपका जो मलिक काफूर है ये इनफैक्ट शायद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपॉइंटेड किया हुआ जो स्लेव है वो उसको स्वीकारेगा नहीं। मलिक काफूर बोलेगा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज माय मास्टर, क्योंकि मेरा मास्टर तो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने मेरे को अपॉइंट किया था। तो अब क्या होगा कि एज द लेटर टाइम पासिस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर स्लेवरी सिस्टम चलती थी, ये स्लेवरी सिस्टम के साथ साथ अगर आप देखोगे सुल्तान्स को जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसे लोगों की अपॉइंटमेंट की जाए इन द एडमिनिस्ट्रेशन जो स्लेव्स के बाहर हो। और इसी के कारण अगर आप देखने की कोशिश करोगे, बाय द टाइम ऑफ द खिलजी एंड द तुगलक्स तक आते बाय द टाइम ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, यू विल सी कि स्लेव्स को तो यूज किया गया था, बट यू विल ऑल्सो फाइंड कि ऐसे लोग जो नोबिलिटी के पार्ट नहीं थे, ऐसे लोग जो रॉयल्टी के पार्ट नहीं थे, उनको भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल नोबिलिटी थी जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपने राजा को मदद करती है, ये ट्रेडिशनल नोबिलिटी के अंतर्गत यू विल रियलाइज कि स्लेव्स हुआ करते थे जो ट्रेडिशनली अपॉइंट होते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब टाइम आगे चलता है और उसके बाद आपका कॉमन मैन जो है, वो कॉमन मैन को भी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर एज ए नोबल अपॉइंट किया जाएगा, तो you will see it will create a conflict of the common man and the slaves और common man के बीच में इश्यू क्रिएट किए जाएंगे। slaves और common man के बीच में अगर आप देखोगे तो लड़ाई करने की कोशिश की जाएगी, and this will result into a conflict where the new and the old officials of the Delhi Sultans will be having some kind of infighting among themselves। ये सब चीजें भी हमको NCERT के ये चैप्टर के द्वारा मिलता है कि धीरे धीरे जब स्लेव्स को अपॉइंट किया गया और उसके बाद जो अदर ऑफिशियल्स विल बी अपॉइंटिंग एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। तो खिलजी तक तो आपकी स्लेवरी सिस्टम ठीक ठाक चली। खिलजी के बाद जो स्लेव्स को अपॉइंट किया जाता था उसको लेके बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज, उसको लेके अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज की भी शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई है और एनसीईआरटी के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया है। यू विल सी कि एनसीईआरटी में जब मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको फिर से ये स्लाइड के ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा। और मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग टू द तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेकर 1414 तक पीरियड में आती है आफ्टर द खिलजीज। और ये मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन दिल्ली सल्तनत के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में है। उसका कंट्रीब्यूशन
दिल्ली की सल्तनत के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में है। यू विल रियलाइज कि जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि आपके जो स्लेव्स थे उनको तो अपॉइंट करना चालू ही रखा, उनको तो एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंटमेंट के रूप में चालू ही रखा। मोहम्मद बिन तुगलक also made sure that the local common man, the local persons or the common persons should also be appointed as the important positions in the nobility। और इसके बारे में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसका मेंशन तवारीख के अंदर किया गया। अब तवारीख क्या है, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि इट वाज टाइप ऑफ अ पर्शियन लिटरेचर विच वाज रिटन बाय द कोर्ट ऑथर्स। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि बहुत सारे जो कॉमन मैन था, जो हम्बल्ड ओरिजिन मतलब जो सोसाइटी के अंदर थोड़ा नीचे का वर्ग का इंसान था, उसको भी जब अपॉइंट किया जाता है, जैसे कहते हैं कि लो एंड बेस बॉर्न, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो बहुत ही नीचे के वर्ग के लोगों को आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर की पोजीशन के ऊपर अपॉइंट करते हो, whenever any low born persons are appointed to the higher offices, तो it will not be like by the traditional elite class of Delhi। और इसी के कारण अगर आप देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई है। जैसे स्लेव्स हुआ करते थे, तो स्लेव्स को किसने अपॉइंट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट किंग दिल्ली सल्तनत के अंदर आया, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर लिखा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इंपॉर्टेंट लोगों को, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अलग अलग पोजीशंस के ऊपर लगाया। जैसे एक अजीज खुमार करके इंसान था, ही वॉज अ वाइन डिस्टिलर का मतलब क्या है समझ में आ गया आपको, ठीक है, बाटली वाला बंदा था। ही वॉज अपॉइंटेड टू इंपॉर्टेंट पोजीशन। फिर एक हजाम था, अगर आप देखोगे फिरोज हजाम इज बाय द वे इज अ पर्शियन वर्ड, आज भी यूज करते हैं, जो नाई होता है ना बाल काटने वाला, उसको इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर अपॉइंट किया। इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे एक तबक करके एक इंसान था, वो कुक हुआ करता था। इंक्लूडिंग दो गार्डनर्स से लद्दा एंड पीरा, नाम याद रखेगा, कभी कभी आपको पूछेगा, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी जाती है। एंड दिस विल रिजल्ट इनटू कंडीशन जब मोहम्मद बिन तुगलक इनको अपॉइंट करेगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्पररी टाइम्स के अंदर एक इंसान उसके बारे में लिखता है जिसका नाम था बरानी। अगर आपको याद होगा तो जियाउद्दीन बरानी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था, और इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ये मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जियाउद्दीन बरानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताता है कि बाय अपॉइंटिंग this low class people of the society to the important positions, so this will result into a loss of patronage for मोहम्मद बिन तुगलक। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों को कंपेयर किया गया इन द एनसीईआरटी। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस था। मोहम्मद बिन तुगलक को बाय द वे अगर आपको पता होगा तो इसको हिंदी के अंदर पगला राजा कहते हैं। पगला राजा इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे मैं आपको मैपिंग के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा, बट यू विल रियलाइज कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, मैंने आपको समझाया। अब आप समझने की कोशिश करो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मिडिवल इंडिया की खासियत हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि इट वाज द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इक्ते सिस्टम की शुरुआत की थी। और मैंने बताया था कि इल्तुतमिश डिवाइडेड द टेरिटरी विद द इक्ता सिस्टम, और मैंने आपको वहां तक बताया था कि ये इक्ता को अपॉइंट करने वाला जो इंसान था वो इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश ने ये इक्ता को चलाने वाला जो इंसान था उसको इक्तेदार कहते हैं, या उसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, मुक्ति कहते हैं। उसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि इक्तेदार और द मुक्तिज वर द पर्सन यूज्ड टू गवर्न द टेरिटरी। से फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है, और दिल्ली के आजू बाजू से फॉर एग्जांपल ये यूपी वाला एरिया है, और यूपी का इतना एरिया को इक्तेदार को दे दिया होगा, और यहाँ की जो लैंड रेवेन्यू है वो राजा को दी जाती थी बाय कलेक्टिंग विद द इक्तेदार। तो इक्तेदार कुछ परसेंटेज अपने पास रखता था, कुछ परसेंटेज दिल्ली के राजा को दे दिया करता था। इस प्रकार की जो रेवेन्यू सिस्टम थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के अंदर तक चेंज हो जाती है। अब क्या होता है कि खिलजी क्या करता है, पहले लैंड को मेजर करता है, लैंड को क्लासिफाई करता है, और खिलजी कहता है कि भाई ये इक्तेदारी सिस्टम है ना, बहुत मगजमारी वाले सिस्टम है, इसको चेंज करने की जरूरत है। एंड यू विल रियलाइज कि खिलजी टाइम तक आते आते यू विल ऑल्सो सी
कि खिलजी ने जितने भी एरियाज को कैप्चर किया वहां पे एक अकाउंटेंट की पोजीशन को भी इनफैक्ट अपॉइंट किया और कहा कि भाई जो जो लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, जो जो लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं वो राजा के साथ कोई करप्शन ना करे, राजा को इफेक्टिवली पैसा दे। इस प्रकार की भी चीजें हमको एनसीईआरटी के द्वारा ही पता चलती है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की खासियत क्या थी। अलाउद्दीन खिलजी की खासियत क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी वॉज एबल टू एक्सपांड अ वेरी बिग एम्पायर। मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा एम्पायर बना पाया, उसके पीछे का कारण था उसकी आर्मी। एंड आर्मी की भी खासियत यह है, इट वॉज अ स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है कि राजा के कंट्रोल में हुआ करती थी, इंक्लूडिंग राजा के पास इसके लिए आर्मी के अंदर सैलरी देने के लिए पैसा था। अब मैंने बताया आपको कि राजा को सैलरी कैसे मिलता है, तो कहानी यहां से आगे चलती है कि राजा को जो सोर्स ऑफ सैलरी मिलती है वो लैंड के द्वारा मिलेगी। एंड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमेशा याद रखेगा, ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत जिसने लैंड को असेस किया, लैंड को क्लासिफाई किया और ऐसी कोई भी लैंड जहां पे मल्टी क्रॉपिंग हो रही है तो वहां से ज्यादा पैसा लेगा, जहां पे कम क्रॉपिंग ले रही है वहां पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कम पैसा लिया जाएगा। मैंने बताया कि ही इनफैक्ट कंट्रोल द लैंड रेवेन्यू राइट्स। और जितने भी लोकल चिफ्टन्स थे, लोकल चिफ्टन्स का मतलब क्या है कि जो लोकल लेवल के ऊपर गांव के अंदर रहा करते थे, जैसे लोकली आपके राजा या लोकल लेवल के ऊपर जो विलेज के ऊपर रहा करते थे उन्हें हम लोग कहते थे खूट, या उन्हीं को ही हम लोग कहते हैं मुकदम। क्या कहते हैं बेटा? मुकदम। इंक्लूडिंग जो मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे इक्ता, मैंने आपको बताया इक्ता सिस्टम, उन सब को वो धीरे धीरे कंट्रोल करता है और उनको कहता है कि आपको अब राजा को पैसा देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली रेवेन्यू अपने पास नहीं रख सकते। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन अ गुड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप्ड बाय द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी के समय तक आते आते उसने अकाउंटेंट्स को भी वहां पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया। एंड बिकॉज व्हेन ही अपॉइंटेड द इंपॉर्टेंट अकाउंटेंट्स टू मॉडिफाई एंड टू सुपरवाइज द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे राजा के पास गुड सोर्स ऑफ इनकम आ गई। और मैंने आपको पहले भी बताया कोशमूलोदंड, the Koshmulodand philosophy talks about that if you want to make a great empire, always have a good source of revenue. The good source of revenue shall be diversified and you should not rely on only one source. आप एक चीज के ऊपर से इनकम टैक्स लेते रहोगे तो पब्लिक पैसा देना बंद कर देगी, आपको हर एक सोर्स के ऊपर पैसा लेना है। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान हमको बहुत सारे तवारीख मिले जो हमको बताते हैं कि देयर वर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, which are collected by the state. कौन से टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे तो याद रखिएगा। तो यू विल सी ऑन द कल्टीवेशन जो खेती होती थी उसके ऊपर एक टैक्स लिया जाता था जिसे हम लोग कहते हैं खरज। एंड इट वॉज अराउंड 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। मतलब अगर कोई भी इंसान अगर 100 किलो का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें से इनफैक्ट 50 केजी स्टेट लेके जा रहा था, उसका जो भी आमदनी आता था, इंक्लूडिंग आपकी कैटल्स, मतलब आपके पास जो एनिमल्स है उसके ऊपर से भी टैक्स लिया जाता था, इंक्लूडिंग ऑन द हाउसेस, आपके जितने भी घर है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी लेता था। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि द डाइवर्सिफिकेशन of the sources of revenue created a basis for a big expansion of empire of Alauddin Khilji. अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा एम्पायर को बना पाया, उसके पीछे का कारण यही हुआ करता था। अब देखिए कि ये हर एक एरिया से उसको पैसा नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी हमको यहां तक बताती है कि फ्रॉम ईच एंड एवरी एरिया अलाउद्दीन खिलजी विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द टैक्सेस। देयर वर सर्टेन एरियाज व्हिच रिमेन्ड आउटसाइड द परव्यू ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बट हम लोग कह सकते हैं कि खिलजी और तुगलक तक आते आते काफी ठीक ठाक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की भी शुरुआत हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ द किंग मल्टीप्लाइड द सोर्सेस, द किंग बिकेम पावरफुल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक चीज याद रखेगा कि जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें जो काफी बड़े किंग्स के रूप में एस्टैब्लिश होते हैं, जब अपने आप को इनफैक्ट बहुत ही पावरफुली एस्टैब्लिश करते हैं, तो इनके दौरान याद रखेगा कि ये लोग दिल्ली के ऊपर और आजू बाजू वाले रीजन्स में तो डायरेक्टली रूल करते थे,
बट हर एक एरिया के ऊपर, जैसे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, यहाँ पे अटैक किया था, यहाँ पे अटैक किया था, तो ये सब के सब रीजन्स को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, उसके भी पहले अगर आप देखोगे तो जब इल्तुतमिश पावर के ऊपर था, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, इस दौरान कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स हुए, और कहते हैं कि ये फॉरेन इन्वेजन्स को कहीं ना कहीं टैकल करने की भी कोशिश की जाएगी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो इन द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस, इन द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द मंगोल इन्वेजन टुक प्लेस, इवन इन द टाइम ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, इवन इन द टाइम ऑफ तुगलक डायनेस्टी द मंगोल्स इन्वेडेड दिल्ली। और कहते हैं कि तुगलक डायनेस्टी जब पावर के ऊपर थी तो इट वाज द पीरियड ऑफ 1398, इट वाज द पीरियड ऑफ 1398, और कहते हैं कि तैमूर या तिमूर करके जो इनफैक्ट मंगोल ओरिजिन का जो किंग था, उसने दिल्ली के ऊपर आके आक्रमण किया। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड यू विल रियलाइज कि द तुगलक डायनेस्टी विच वाज रूलिंग ओवर दिल्ली, आपकी जो तुगलक डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर शासन कर रही है, उनको तहस नहस करके चला जाता है। ये सब चीजें दर्शाती है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बिग पावरफुल आर्मी, the Tughlaq dynasty was not able to defend Delhi, but Alauddin Khilji was able to repel the foreign invasion that took place from the Taimur. तैमूर के पहले जो और भी मंगोल्स आए थे, वो मंगोल्स अगर आप देखोगे तो आपके 12th सेंचुरी में भी आते हैं और 13th सेंचुरी में भी आते हैं। ये मंगोल का सबसे मोस्ट पावरफुल और फेमस किंग हुआ करता था चंगेज खान। और चंगेज खान के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ही थॉट ऑफ इन्वेडिंग इंडिया during the 13th century, earlier part of 13th century, but because of the smartness of Iltutmish, the Delhi was able to I would say the Genghis Khan was not able to enter Delhi। तो कहते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी डिप्लोमेसी का यूज करके जो चंगेज खान जो 13th सेंचुरी में इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला था, उसके ऊपर अटैक नहीं हो पाया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दौरान आपके मंगोल्स का अटैक हुआ। ये मंगोल्स ने जब इंडिया के ऊपर अटैक किया, जब मंगोल्स ने अटैक किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको डिफीट किया। अलाउद्दीन खिलजी वाज वन सच किंग हु डिफीटेड द मंगोल्स, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब ये तुगलक डायनेस्टी आई, द थर्ड डायनेस्टी, क्योंकि हमने पहले स्लेव डायनेस्टी पढ़ा था, आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड डायनेस्टी आई, द तुगलक डायनेस्टी, व्हेन इट केम टू पावर, ये तुगलक डायनेस्टी तक आते आते आपके दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी गद्दी कमजोर हो जाती है। एंड दिस विल पेव द वे, दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन जब आपका राजा जो है वो कमजोर होता है, एंड दिस विल लीड टू अ कंडीशन वेयर द फॉरेन इन्वेजन विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस केस कि द मंगोल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान और गेंजिस खान इन्वेडेड दिल्ली ड्यूरिंग द अर्ली 1219। This was the period of 1219 when Iltutmish used to rule over Delhi, and Iltutmish was able to repel the attack of the Genghis Khan by his diplomacy। अब ये डिप्लोमेसी क्या थी, ये किस प्रकार की स्टोरी है, ये बहुत लंबी स्टोरी है, बट इसके ऊपर मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। उसके बाद मंगोल्स ने इंडिया के ऊपर अटैक किया बाय द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि ये मंगोल्स को कोई बुक के अंदर लिखा है 3 टाइम्स, कोई बुक के अंदर लिखा है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब यह है कि दिल्ली के ऊपर जब मंगोल्स का अटैक हुआ, जब मंगोल ओरिजिन के जो किंग्स थे उनका अटैक हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी उनको हरा देगा। उसके बाद जब तुगलक आए, उसके बाद जो तुगलक डायनेस्टी पावर के ऊपर आई, उस दौरान अगर आप देखोगे तो जो इन्वेजन होता है, वो इन्वेजन के कारण आपके जो मंगोल्स है दे वर एबल टू कंसोलिडेट देयर बेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो दिस इज हाउ यू विल रियलाइज कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों का सिग्निफिकेंस ये है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पगला राजा भी कहते हैं, बट इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इन्होंने मंगोल्स के द्वारा किया गया जो आक्रमण है, द मंगोल इन्वेजन दैट टुक प्लेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उसको कहीं ना कहीं डिफाई किया था। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में याद रखेगा कि द 2 सुल्तान्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड आई वुड से चंगेज खान, इन दोनों ने अपनी आर्मी की मदद से अगर आप देखोगे तो अपने आप को सेव करने की कोशिश की थी। यू विल रियलाइज कि मोहम्मद बिन तुगलक की खासियत ये थी कि वो ऑफेंसिव खेलता था। ऑफेंसिव का मतलब ये है
कि मंगोल्स आए उसके पहले वहां पे उनको टपली दाव करके आता था। अलाउद्दीन खिलजी की खासियत यह है कि उसने डिफेंसिव मेजर्स को यूज किया था। डिफेंसिव मेजर्स का मतलब यह है कि उसने उनको रेजिस्ट करने की कोशिश की थी। ये भी चीजें हमको एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस केस, ऑलवेज रिमेंबर दिस केस कि कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो पगला राजा के रूप में बहुत जाना जाता है, उसकी पगलापंथी क्या थी वो उसको मैं समझाता हूं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। बट आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव की जानकारी लेते हैं। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी एज अ किंग वो क्या किया करता था उसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी पावर के कब आया तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 के ऊपर पावर के ऊपर आया। खिलजी डायनेस्टी कब हुआ करती थी तो मैंने आपको पहले भी बताया, द खिलजीज केम टू पावर इन द ईयर 1290। 1290 में जब खिलजी पावर के ऊपर आई तब जलालुद्दीन खिलजी पावर के ऊपर था। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? He was the father-in-law of Alauddin Khilji. It is said कि Alauddin consolidated power, he captured power from his father-in-law. बहुत लंबी कहानी, उसको मार दिया जाता है, वो बोट के अंदर जाता है। बहुत लंबी कहानी, कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्लस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वहां आइए, ठीक है, बहुत मजा आएगी, ठीक है। वहां पे हम लोग बहुत डिटेल्स के अंदर छोटी स्टोरीज को भी बोलते रहेंगे। चलो इधर आ जाते हैं। यू विल सी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के ऊपर अटैक हुआ। अब आप समझो कि मंगोल लोगों का अटैक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द आर्मी जो अलाउद्दीन खिलजी बनाता है। कैसे बनाता है आर्मी तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, वो छोटे छोटे ऑफिशियल्स को, वो है ना कि जो इकता सिस्टम दी थी उसको खत्म कर देगा, इंक्लूडिंग लोकल चीफ्टन्स जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके पावर को कंसोलिडेट करेगा, वहां से सब पैसा लाएगा। सब पैसा लाने के बाद वो आर्मी बनाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस ही वाज एबल टू डिफेंड द मंगोल इन्वेजन जब इंडिया के ऊपर 1299 1302 1303 के आसपास अटैक हुआ। इन सब के टाइम के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू डिफीट और आई वुड से दे वर एबल टू स्टॉप द मंगोल इन्वेजन। ये चीज दर्शाती है कि मंगोल्स का क्या सिग्निफिकेंस है। आप देखिए मंगोल्स कभी भी इनफैक्ट जहां जाते थे पहले जला के आते थे। खिलजी ने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है उसको यहां पे यूज किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे कि वो कैसे डिफेंड करता है अपने सिटी को, तो ही विल बी फॉर्मिंग अ न्यू सिटी कॉल्ड सिरी। अगर आप देख रहे हो तो सिरी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिरी मैंने आपको बताया सबसे पहले जब हमने स्लाइड्स को शुरू किया तो मैंने आपको सिरी के बारे में बताया। दिस इज द प्लेस कॉल्ड सिरी। ये सिरी नाम का फोर्ट था विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं कि जब मंगोल्स का इन्वेजन हुआ होगा तो अपने सैनिकों को यहां पे उसने बचा के रखा, उसके बाद मंगोल्स को रिपेल करने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जब हम लोग बात करते हैं तो खिलजी के बारे में आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी हमको ये बताती है कि अलाउद्दीन खिलजी कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल था वो शायद ये वाले रीजन में होगा, बट यहां से उसको काफी ठीक ठाक रेवेन्यू आ जाती थी क्योंकि दिस इज वेरी फर्टाइल एरिया। अगर आपको जानकारी होगी कि ये रीजन बहुत फर्टाइल है, गंगा जमुना दोआब वाला रीजन है, और यहां से अलाउद्दीन खिलजी करीबन 50% के आसपास टैक्स भी कलेक्ट करता था। और ये जितना भी टैक्सेस है ये सब का सब टैक्स अलाउद्दीन खिलजी अपनी आर्मी के लिए यूज करता था। और बिकॉज ऑफ द आर्मी यू विल रियलाइज कि उसने अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी दी। ये कैश की सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि सोल्जर्स हमेशा खिलजी के प्रति वफादार रहेंगे। पहले के राजा इक्ता दिया करते थे। इक्ता मैंने आपको बताया था, इट वाज अ लैंड ग्रांट व्हिच वाज गिवन बाय द किंग। इल्तुतमिश ने देने की शुरुआत की थी एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को भी कंट्रोल किया। अब कैसे कंट्रोल किया तो यू विल सी कि उसने आर्मी को सैलरी देना शुरू किया। अब ये सैलरी से आर्मी का कोई भी सोल्जर है जब बाजार में जाता था टू गेट द सप्लाईज फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज पर्सनल आई वुड से इनकम, तो मार्केट के अंदर भी उसने एमआरपी का कंसेप्ट लेके आया और बाजार के अंदर दुकानदारों को कह दिया कि यू विल नॉट रेज द प्राइसेस बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। तो उसका फायदा ये होगा कि बाजार के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। And because the inflation will be controlled, because of the inflation you will control, you will realize कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहती है। You see हाइपर इन्फ्लेशन ने वेनेजुएला को डुबा दिया है।
हाइपर इन्फ्लेशन ने जिम्बाब्वे को डुबा दिया है, हाइपर इन्फ्लेशन ने अच्छी अच्छी इकोनॉमीज को खड्डे में डाल दिया है। खिलजी वॉज अ इकोनॉमिक, I would say a person who was aware about the economy of the scale and he was aware कि अगर मैंने मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन करने दिया तो it will lead to a disastrous condition for my soldiers and for my own empire, and this is one of the reasons he controlled the prices, he controlled the revenue, he controlled the local chieftains, आर्मी को भी रेगुलराइज कर दिया और उसी के कारण चीप प्राइसेस एट एफिशिएंट सप्लाईज मेंटेन रही। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहती है, मैंने आपको बताया कि ग्रेट इकोनॉमी आपकी जब अर्थव्यवस्था, आज अमेरिका क्यों सुपर पावर है, आज चाइना क्यों सुपर पावर है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अच्छी है, चाइना आज इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, हमको भी यही करना है, खिलजी से यही सीखना है कि हाउ यू मैनेज योर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्दर आई वुड से एम्पायर। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये चीज लिखी गई है। खिलजी को जब कंपेयर किया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, तुगलक जो 3rd डायनेस्टी का राजा हुआ करता था, इस दौरान भी हमको पता चलता है कि दिल्ली के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक रहे, इस दौरान भी दिल्ली के ऊपर अटैक रहे। और कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास भी आर्मी हुआ करती थी, उसके पास भी रिसोर्सेस हुआ करते थे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मोहम्मद बिन तुगलक will also be able to resist the foreign invasions। ओके, अब कहानी क्या चलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के ऊपर रहना मुझे लिए ठीक नहीं लगता है। मेरा मानना है कि वी शुड गो बैक टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, जब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की एज अ किंग बात करते हैं, तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। ये दिल्ली है, उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा डिजास्टर्स एक्सपेरिमेंट था, वो था द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। क्या था? शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि उसने अपने दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों को कहा कि बेटा अब तुमको यहां नहीं रहने का है, यू आर सपोज टू गो डाउन, दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। ये एक बहुत लंबी प्रोसेस के तहत उसने अपने आप को कैपिटल्स को शिफ्ट करने की बात किया। यू विल ऑल्सो फाइंड कि मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि मेरे पास अब रेवेन्यू कम आ रही है क्योंकि बहुत दुकाल की परिस्थिति है, लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। उसके बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक ने एडिशनल टैक्सेस को इंपोज करना शुरू किया। अब यू कैन इमेजिन कि राजा ऑलरेडी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है, ये कैपिटल को शिफ्ट करने में उसको पैसा लग रहा है, ही डज नॉट हैव मच सोर्स ऑफ इनकम, उसके बावजूद भी उसने ये कांड कर दिया। उसके बाद ये बंदा इनफैक्ट टैक्सेस बढ़ा रहा है। अब टैक्सेस वैसे रीजन में बढ़ा रहा है जहां पे आपके पास ऑलरेडी फमाइन की कंडीशन है। फमाइन की कंडीशंस का मतलब ये है कि वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। किसान बोलेगा कि सर उगता ही नहीं है तो पैसा कहां से दे आपको? तुगलक बोलता है नहीं, तुमको देना पड़ेगा, इसके लिए तो पगला राजा कहते हैं इसको। यू विल ऑल्सो फाइंड लेटर ऑन जब इसके पास कॉइन्स की कमी हो गई तो इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। अब टोकन करेंसी का मतलब क्या था कि इन द अर्ली पार्ट you will see silver was used as a currency, इसको टंका कहते थे, और सिल्वर के कॉइन्स की करेंसी का सप्लाई कम हो गया तो ये भाई साहब ने कह दिया कि द सिल्वर कॉइन्स विल बी इक्वली वैल्यूड एज रिस्पेक्ट टू द कॉपर कॉइन्स। मतलब ये था कि सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स का वैल्यू सेम कर दिया। आप समझो कि पहले एक सिल्वर के कॉइन से ये एक रिमोट आता था, और अगर आपको ये रिमोट खरीदना हो तो इट विल कॉस्ट 10 कॉपर कॉइन्स, एंड 10 कॉपर कॉइन्स अगर आप दोगे तो ये रिपोर्ट मिलेगा, या आपको एक सिल्वर कॉइन देना है तो ये रिमोट मिलेगा। इसने क्या किया, इसने कह दिया कि आपका सिल्वर और कॉपर का वैल्यू सेम हो गया। मतलब क्या है कि अब ये रिमोट का वैल्यू 1 कॉपर कॉइन हो गया। दैट मीन्स पीपल स्टार्टेड बाइंग सर्टेन थिंग्स, people started abusing the copper currency। इनफैक्ट कॉपर के कॉइन से उसका काउंटर फीटिंग भी बहुत इजीली हो जाता था, एंड दिस विल लीड टू अ कंडीशन जहां पे सिल्वर और कॉपर की वैल्यू को सेम कर दिया जाता है, टोकन अमाउंट में सेम कर दिया जाता है। कहते हैं कि इसने अपने पाव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको लग रहा था कि भाई मैं कश्मीर के ऊपर जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करूंगा,
इंक्लूडिंग उसको मंगोल टेरिटरीज मतलब ट्रांस ओशियाना जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है उसको भी कैपिटल के रूप में उसको वहां पे एक्सपांड करना था। ये सब के सब एक्सपेरिमेंट ये करता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के लिए इसको पागल किंग भी कहते हैं। तो आपको कभी कभी पूछेगा कि वाई मोहम्मद बिन तुगलक इज कंसिडर्ड टू बी अ पगला राजा, तो याद रखेगा कि ही एक्सपेरिमेंटेड बैडली व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज, when it comes to the cultural politics, when it comes to the administration, and this is one of the reasons Tughlaq was not able to, I would say, consolidate the power like Alauddin Khilji, or this became one of the reasons when the Tughlaq dynasty was in power, जब Tughlaq dynasty power के ऊपर थी, तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1398, कब होता है बेटा, 1398 के पीरियड के अंदर है, और उस दौरान आपके तुगलक डायनेस्टी जब दिल्ली के ऊपर रूल कर रही होती है, तो इन द ईयर 1398 तैमूर करके एक राजा आक्रमण करता है, एंड विद द इन्वेजन ऑफ तैमूर ओवर दिल्ली, द तुगलक्स विल बी डिसइंटीग्रेटेड, एंड लेटर ऑन ये तैमूर अपने एक सेनापति को छोड़ के जाता है जिसका नाम है खिजर खान, और ये खिजर खान 1414 के अंदर, इन द ईयर 1414 विल बी एस्टैब्लिशिंग हिज ओन डायनेस्टी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द सैयद डायनेस्टी। समझे आप लोग? तो यू विल रियलाइज द सैयद डायनेस्टी विल कम टू पावर ओवर दिल्ली। इट इज सेड कि बाय द ईयर 1414 till 1451 द सैयद डायनेस्टी विल स्टे इन पावर। ये सैयद डायनेस्टी को टॉपल कर दिया जाता है बाय द लोधी डायनेस्टी, ये सैयद डायनेस्टी को टॉपल कर दिया जाता है बाय द लोधी डायनेस्टी, एंड इट इज सेड द लोधी डायनेस्टी विल स्टे इन पावर फ्रॉम 1451 till 1526. From 1451 till 1526 the Lodhis will be ruling mainly the capital from the Agla region। अगर आपको जानकारी होगी तो सिकंदर लोधी करके जो राजा था वो आगरा के अंदर अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिशमेंट करेगा, और आपके दिल्ली की जो गद्दी थी जो अलाउद्दीन खिलजी के दौरान एक्सपांड हुई थी वो सब टूट जाती है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस many regions like Gujarat, many regions like Bihar, Bengal, Malwa, and I would say the southern part of the country became independent, and this is one of the reasons you will realize कि many small and powerful states will come into the picture by the end of the 16th century। 16वीं शताब्दी तक आते by the 16th century many small kingdoms will come to power। इसी के कारण अब दिल्ली के ऊपर एक सेंट्रल फोर्स नहीं रही है। ये सेंट्रल फोर्स जो लास्ट थी वो थी लोधी डायनेस्टी थी, और कहते हैं कि ये लोधी डायनेस्टी जब दिल्ली के ऊपर रूल कर रही थी, इसी दौरान बाबर इंडिया के ऊपर आएगा, और बाबर 1526 में फर्स्ट पानीपत की लड़ाई करता है, एंड बाय द फर्स्ट पानीपत बैटल he will be defeating Ibrahim Lodi, and this will lead to a condition of the formation of the Mughal dynasty। ये मुगल्स कैसे पावर के ऊपर आए, ये मुगल्स का किस तरह से पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुआ, उसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, बट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये 15-16 सेंचुरी का जो डायमेंशंस था, इस दौरान आपकी इनफैक्ट राजपूत और अफगान डायनेस्टीज काफी पावरफुल होती है। ये अफगान डायनेस्टी में से ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कहते हैं कि एक सूरी डायनेस्टी थी, ये सूरी डायनेस्टी और राजपूत किंगडम्स मुगलों के लिए नाक में दम कर देंगे। ये सूरी डायनेस्टी में से ही एक बहुत ही फेमस राजा था जिसका नाम था शेरशाह सूरी, और ये शेरशाह सूरी अगर आपको जानकारी होगी तो हुमायूं को डिफीट करता है एट द बैटल ऑफ कन्नौज। अगर आपको जानकारी होगी बैटल ऑफ कन्नौज की लड़ाई में उसको डिफीट करेगा। हम लोग इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और शेरशाह सूरी अपने आप को जिस तरह से एस्टैब्लिश करता है एज ए किंग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है। तो इंडिया के अंदर जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 16 सेंचुरी तक आते आते ये दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होने की शुरुआत हो जाएगी। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली बहुत सारे यूरोपियंस भी आ चुके हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस चलते रहेंगे। ये दिल्ली सल्तनत का ही टाइम था जब ऊपर दिल्ली के अंदर कमजोर राजा थे। यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो विजयनगर डायनेस्टी मिलेगी, यहाँ साउथ के अंदर आपको पोर्चुगीज का आगमन मिल जाएगा। ये सब की सब चीजें आपको दिल्ली के अंदर ही पता चलेगी। ये चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करते हैं विथ द आर्ट एंड कल्चर, विच इज मेंशन्ड
एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी राजाओं ने जो अपनी सिटीज बनाए, वो सिटीज के अंदर उनको मानना यह था कि हमको मस्जिद बनाना है, वी नीड टू क्रिएट अ मॉस्क। अब क्यों मॉस्क बनाना चाहते थे? तो इनका मानना यह था कि हम लोग इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं, हमको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे लोग इकट्ठे हो जाए, हमको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे लोगों की जो मान्यता है, अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट रह पाए, इंक्लूडिंग जो अलग अलग कम्युनिटी से मुस्लिम्स यहाँ पे इंडिया के अंदर बिलोंग करते थे, उन सबको एक जगह के ऊपर इकट्ठा करके राजा अपने पावर को भी दिखा पाए। इसके लिए इन्होंने अलग अलग जगह के ऊपर मॉस्क बनाने शुरू किए। हमको जानकारी मिली है दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में कि मॉस्क को कैसे बनाया जाता था। यू विल सी कि मॉस्क की डिजाइन है वो हमेशा वेस्टर्न फेसिंग रखी जाती थी। वेस्ट क्यों रखी जाती थी? क्योंकि आपकी जो मस्जिद है, मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर इसको फिर से रिवाइज कराऊंगा, आपकी जो मस्जिद है वो हमेशा वेस्ट फेसिंग रखी जाती थी। क्यों वेस्ट फेसिंग? क्योंकि इफ यू सी इन द वेस्टर्न पार्ट सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड, और अगर आपको जानकारी होगी तो इस्लाम का ओरिजिन भी यहाँ पे ही हुआ है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये जो वेस्ट फेसिंग मॉस्क रखी जाती थी, उसकी जो डिजाइन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो उसको किबला कहते हैं। किबला का मतलब यह है कि जब प्रेयर होती थी, जब लोग सिजदा करते थे, जब लोग नमाज करते थे, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको ये किबला नाम की प्रैक्टिस मिलेगी। यू विल ऑल्सो फाइंड कि बहुत सारी मॉस्क के ऊपर आपको मीनार्स भी मिलेंगी, और इसी के ही कंटिन्यूएशन में आपको कुतुब मीनार जैसी मीनार भी देखने को मिलती रहती है। एवरी फ्राइडे कहा जाता है कि जब जुम्मा होता था तो आपके जो मौलवी साहब है वो सरमन, मतलब वो एक खुतबा पढ़ते थे फ्राइडे टू फ्राइडे प्रेयर्स के अंदर। ये सब की भी जानकारी हमको एनसीईआरटी देता है। एनसीईआरटी ने हमको 3-4 चीजें बताई, और सबसे पहले बताया कि दिल्ली के अंदर सबसे पहली मॉस्क बनती है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ये मॉस्क बनती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि इसके बारे में बहुत सारे लिटरेचर के अंदर लिखा गया है। उसके बाद एनसीईआरटी हमको बताती है कि इल्तुतमिश करके जो दूसरा राजा है स्लेव डायनेस्टी का, उसको एक्सपांड करेगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी उसको और बिल्टअप करता रहता है। यू विल ऑल्सो फाइंड ये कुव्वतुल इस्लाम के आजू बाजू में जो मॉस्क बनती है, और मीनार का मतलब क्या है कि आपकी बड़ी सी इनफैक्ट जो मीनारेट बनती है वो 3 राजा बनाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का राजा था। इन सब की भी जानकारी हमको एनसीईआरटी देता है। एनसीईआरटी के अंदर 3-4 मॉस्क के बारे में लिखा गया है। जैसे एक बेगमपुरी मॉस्क है, कहते हैं कि ये बेगमपुरी मॉस्क मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान बनाई गई थी, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जहांपना नाम का जो सिटी जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था उसका मेन मॉस्क के रूप में एस्टैब्लिश किया जाता है। दूसरा एक मॉस्क है मौत की मस्जिद, अगर आप देख पाओगे तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोदी। मैंने आपको बताया लोदी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक रहती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो तीसरा मॉस्क है जमाली कमाली मॉस्क, व्हिच वाज बिल्ट इन द 1520s, मतलब जस्ट बाबर का आगमन हुआ उसके पहले के दौरान ये मॉस्क बना है। इन सब की भी जानकारी हमको एनसीईआरटी बताता है। चैप्टर नंबर 3 में इतनी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। आज हमने बहुत डिटेल में खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा है। रिवाइज करिएगा, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, खास करके ऐसे टेबल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से क्रूसेड्स, जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई होती है, उनकी भी जानकारी हमको मिलती है। किस तरह से चर्च यूज करता था लोगों को, उसके बारे में भी हमको डिटेल्स दी गई है। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और आपको ये सेशन कैसा लगा हमको जरूर से बताइएगा इन द फीडबैक फॉर्म, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर आपको मिलता रहेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू ज्वाइन माय प्लस प्रोग्राम। आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर ज्वाइन कीजिए विथ माय कोड PN Live, एंड मुझे बताइएगा कि आपको और क्या चीजें चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फीडबैक फॉर्म के अंदर है सब कुछ चीजें हुए। प्लस के ऊपर आइए, मैं आपको फिर से कहता हूँ, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, आई विल मेक श्योर एंड वी विल मेक श्योर कि हम लोग आगे चलेंगे। आपको डेफिनेटली हिस्ट्री के अंदर एक छोटा भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है। इतना पॉइंट रखते हैं। ये तो एनसीईआरटी के अंदर था, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर थी वो सब चीजें मैंने आपको समझा दिया है। आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।